हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अमेंडमेंट को 1 से लेकर 50 तक देख लिया था। हमारे आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपीस अमेंडमेंट बाकी थे जो 50 के बाद आने वाले हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं, जो तकरीबन आपके 126 तक होंगे। इसके अंदर आपके वो अमेंडमेंट है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप एक बार रीड कर लो तो इतना कुछ होगा नहीं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। अगर आपको सबको रीड करके अगर आप डिफाइन करोगे ना कि यहाँ इस आर्टिकल में यहाँ चेंज हुआ था, इसको इस तरीके से याद किया जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो पार्ट 1 मैंने बनाया था उसको देख लीजिए या पार्ट 2 को देख लीजिए, आपके मोस्ट ऑफ अमेंडमेंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो आज हम देखने वाले हैं बाकी के जो अपने 51 से लेके जो बाकी के जितने अमेंडमेंट बाकी है ना, हम उनको देखने वाले हैं, जो कि तकरीबन आपके 126 तक होंगे। क्लियर। इसके अंदर मोस्ट ऑफ आपके जो अमेंडमेंट है उनको मैंने स्किप किया हुआ है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेक्चर्स के अंदर, जिससे कि लेक्चर्स बहुत लंबे ना हो जाए। इंडिया की मेरे लेक्चर्स हमेशा अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का अप्रॉक्स मेरे लेक्चर्स बनते हैं, जिनमें आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं 52 अमेंडमेंट जो आपका आया था 1985 में आया था, जिसके अंदर आपका डिफेमेशन था। आप डिफेमेशन वर्ड को मत भूल जाइए, उसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो ये वर्ड आपका उसमें दिया होगा, बट आप उसको इतना याद रख लीजिए कि दल बदल कानून था। वो क्या था? दल बदल कानून, जिसको हमने शेड्यूल नंबर 10 में ऐड किया था। किसमें ऐड किया था? शेड्यूल नंबर 10 में ऐड किया था। दल बदल कानून किसके ऊपर लग सकता है? अगर 1/3 अगर मेजोरिटीज पार्टी चेंज कर दे तो उनके ऊपर डिफेमेशन केस नहीं लग सकता है। क्लियर। और वो हमेशा किस पर लगता है? विनर पर लगता है। क्लियर। अगर मैं एक पार्टी का इंसान हूं, अगर मैं उस पार्टी को छोड़ देता हूं विथ इन इलेक्शन होने के बाद, क्लियर, तो मेरे पर लगेगा दल बदल का कानून। अगर मैं उस पार्टी से हार गया हूं और मैं अपना चेंज करता हूं, मैं अपनी पार्टी को चेंज करता हूं, तो फिर क्या होगा? मेरे पे दल बदल कानून नहीं लगेगा। क्लियर। ये हमेशा जीते हुए उम्मीदवार पर लगता है, हारे हुए पे नहीं लगता है। क्लियर। ओके। एक और चीज, अगर पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो रही है किसी के साथ, क्लियर, अगर 2 पार्टियां हैं और 2 पार्टियों को लगता है कि हम दोनों मर्ज हो जाएंगे तो हमको बहुमत मिल सकती है, ठीक है। गठबंधन होना अलग चीज है, मर्ज होना मतलब दोनों पार्टियों को एक हो जाना और फिर दोनों का नाम एक हो जाएगा। वो हो जाता है तो वहां पे आपका दल बदल कानून नहीं लगता है। क्लियर। वो हमेशा एक इंडिविजुअल इंसान पर लगता है। क्लियर। और वो भी किस पर लगता है? जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसी पर लगता है और किसी पर लगता नहीं है। क्लियर। लूजर पे नहीं लगता है। ओके। अब आज जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आया था 61 अमेंडमेंट, जो आया था आपका 89 में आया था, उसमें क्या कहा गया था कि जो बच्चों का इलेक्शन करने का टाइमिंग है ना, या कह लो बच्चे लोग इलेक्शन डे मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले कितना था? 21 था। अभी कितना है? तो 18 ईयर से कितना है? 18 साल। कब आया था 61 अमेंडमेंट? 89 के अंदर 21 साल से 18 साल के बच्चों को कहा दिया था कि भाई जो 21 साल के बच्चे हैं वो अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कितने करेंगे? 18 साल वाले डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। ओके। दूसरी चीज कि उसी के अंदर एक प्रावधान में दिया हुआ था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उस टाइम पे कितना था? इसके पहले जब ये अमेंडमेंट आया तब 1988 में इलेक्शन कमिश्नर कितना था? पूरा का पूरा एक इंसान पूरा हैंडल करता था पूरे देश के इलेक्शंस। क्लियर। और मैंने आपको इलेक्शन के टाइम में बताया था कि वो अब पूरा इलेक्शन खुद के दम पे नहीं करवाता है, वो हमेशा किसी ना किसी के डीएम को, कलेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कामकाज को। भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। लास्ट में सबका रिजल्ट आएगा, सब कुछ जो प्रीफर जो चेकिंग होगा, लास्ट चेकिंग होगा कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन करेगा। क्लियर। ये उसका पूरा प्रावधान था। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से वो काम करता है। बट जब ये 88 में था तो ये एक ही इंसान था। 89 में इसको चेंज कर दिया गया। चेंज क्या कर दिया गया कि 1 से लेके उसमें 2 और ऐड किए गए, तो टोटल अभी कितने? 3 लोग हैं। राइट नाउ कितने हो सकते हैं आपके? 3 लोग हैं। इलेक्शन कमीशन राइट नाउ इंडिया में कितने हैं? तो 3 लोग हैं। क्लियर। ओके। एक और चीज कि अब आता है वो कमीशन जिनके ऊपर आपके कुछ ऐसे कैटेगरीज जिनको डेवलप करने के लिए या उनकी बातों को सुनने के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल कमीशंस। ठीक है। उनमें आपके 3 कैटेगरी है, 3 अमेंडमेंट है, आपको तीनों अमेंडमेंट याद रखने हैं। क्लियर। पहला अमेंडमेंट है 65 अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट है आपका 89 और तीसरा आपका 1, 2, 3। क्लियर। तो पहला अमेंडमेंट 65 वाला था ना, वो किसके लिए था? वो एससी के लिए था। कब आया था? 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में आया था। दूसरा आपका आया था 89 वाला जो एसटी का था, वो कब आया? आपका 2003 में आया। तीसरा आपका ओबीसी के लिए था, जो कमीशन आया था, वो कब आया था? 2018 में आया था। क्लियर। याद रखना, कमीशन की पावर किसी भी राज्य के किसी भी इंसान के डेप्यूटी या फिर एसपी के होद्दे, मतलब जो इंसान यूपीएससी पास करके इंसान आया होता है ना, उसको उस टाइम पे सस्पेंड कर सकते हो। इनके पास इतनी पावर होती है।
क्लियर। इनका मेन मोटिव क्या था कि इन लोगों को डेवलप करना, इन लोगों की बातें सुनना, इन लोगों की बातों को ऊपर लेवल तक पहुंचाना। इनके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो उन जुल्म को सुन के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छे से की जाए। मतलब सपोज इट किसी भी एरिया में कोई इंस्पेक्टर साहब है और वो किसी भी ST SC OBC की बात को नहीं सुन रहे हैं और वो सीधा अगर अपने कमिश्नर आयोग या फिर OBC आयोग में चला जाए, तो याद रखना उस इंस्पेक्टर को वो इंसान विदाउट एनी सुने बिना उसको सस्पेंड कर देगा। बाद में इंस्पेक्टर को अपनी कार्रवाई या फिर अपने आप को प्रूफ करना कि भाई मैं सही हूं या गलत, उसको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर। उसकी इनकी इतनी पावर्स होती हैं। क्लियर। याद रखना इनकी पावर्स बहुत अच्छे से दी गई हैं और इनसे कोई इतना निपटा नहीं है आजकल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा प्रावधान दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद जाके अगर वो प्रूफ होते कि भाई इसने इंसान ने गलत इसके एलिगेशन लगाए थे तो बात अलग है। बट अगर उस टाइम पे प्रूफ हो जाता है कि नहीं भाई उस इंस्पेक्टर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, तो भाई उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। क्लियर। इनके पास इतनी पावर होती है। ओके। तो कब आया था? 65 में आया आपका अमेंडमेंट नंबर 65 1990 SC के लिए, SC आयोग बनाया। अमेंडमेंट नंबर 89 2003 ST के लिए। अमेंडमेंट नंबर 1 2 3 123 कब आया? 2018 में। किसके लिए? तो OBC के लिए। क्लियर। इनका मेन काम क्या था कि डेवलपमेंट इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो स्टेट के जितने भी आपके SC ST OBC रह रहे हैं उनको डेवलप करना, उनकी बातों को रखना। क्लियर। ओके। अब आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 69 या फिर सॉरी अमेंडमेंट नंबर 69 और अमेंडमेंट नंबर 70, दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ खास दिया हुआ नहीं था। क्लियर। पहली बात 1990 में क्या कहा गया? दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर विधानसभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर विधानसभा होनी चाहिए। इसके पहले क्या हो रहा था पता है? कब आया था? 1990 में आया था। इसके पहले ये हो रहा था क्योंकि देखो वहां पे क्या है, दिल्ली के अंदर आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट हाउस पूरा का पूरा है। पर अब लोगों को ये लगने लगा कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम्स है, दिल्ली की प्रजा को लगने लगा कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम है उन्हें कौन सुनेगा, राइट। और वहाँ की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो लोगों को लगा कि भाई अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं कैपिटल बनने से पहले, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली कैपिटल बनने से पहले एक राज्य है और राज्य के अंदर रहने वाली प्रजा है। तो वो लोग के अंदर ये था कि भाई हम लोग हमारे मुद्दे किसको सुनाएं, राइट। ना लोकसभा के सदस्यों को आप डायरेक्ट सुना सकते हो अपनी कंप्लेंट्स वगैरह, ना राज्यसभा के सारे इंसान को तुम अपनी कंप्लेंट सुना सकते हो। तो हम हमारी कंप्लेंट को किसको सुनाएं? ना वहाँ पे पंचायत है, वहाँ पे क्या है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ही चीज़ है, वहाँ पंचायत आज भी नहीं है। हाँ, वहाँ पंचायत आज भी नहीं है। तो उनको लगा कि भाई क्या करें, तो 1990 के अंदर 69 अमेंडमेंट करके दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर विधानसभा का गठन किया गया, विधानसभा को बनाया गया कि भाई ठीक है आपके मुद्दों को सुना जाएगा, आपकी खुद की विधानसभा होगी जिसके अंदर आप अपने मुद्दे को उठा के रख सकते हो। क्लियर। अब जब वो रखा गया तो लोगों ने ये भी सोचा, विधानसभा में जो पब्लिक आ गई थी उन्होंने एक चीज़ और उठाई कि भाई जो बाकी विधानसभा है, जो बाकी के 28 राज्य हैं, उनके अंदर भी वह विधानसभा को ये पावर दी गई है कि वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में काम रह सकते हैं, मतलब खड़े रह सकते हैं, मतलब उनको वोट कर सकते हैं। तो वो हमें पावर क्यों नहीं दी गई है? तो उसी के अगले आर्टिकल्स में, अगले अमेंडमेंट में ये कहा गया 1991 के अंदर अमेंडमेंट नंबर 70 दिल्ली पौंडीचेरी को ये पावर देगी कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आप रह सकते हो। क्लियर। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप दो आर्टिकल्स में दो अमेंडमेंट है साथ में याद रख लो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर। ओके। इसके बाद आपका सीधा आएगा 92 या फिर करो 71, बट आपको इस तरह याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि लैंग्वेज का अब आ गया। क्या आ गया? अब आया लैंग्वेज का। ये किसका था? आपका कमीशन का था। ओके। ये किसका था? कमीशन का। ये किसका था? लैंग्वेज का। लैंग्वेज के अंदर भी आपका 3 आर्टिकल्स को मैंने स्किप पहले भी किया था और अब फिर से करवा रहा हूँ। क्लियर। स्किप इसलिए किया, देखो लास्ट का लेक्चर देखो, उसको मैंने आपको 21 आर्टिकल को समझाया नहीं गया। क्लियर। मैंने उस टाइम पे स्किप किया था और मेरे को बच्चे का पर्सनल मैसेज आया था कि सर आपने 21 आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने उसको स्किप कर दिया। मैंने स्किप नहीं किया था, मैंने इस चीज़ के रखा था। क्यों? कि जब इसका आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। क्लियर। पहला आया पहला आया आपका 21वीं अमेंडमेंट जो आया आपका 1967 के अंदर आया। दूसरा अमेंडमेंट आया आपका 71 में जो आया आपका 1992 में। तीसरा अमेंडमेंट आपका आया 92 अमेंडमेंट। ठीक है। उसको इसकी डेट की स्पेसिफाई नहीं दी हुई है इसलिए मैंने को लिखा नहीं है। ओके। क्योंकि मैं खुद उसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि मैं डेट गलत आपको ना बताऊं, बट अगर जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा ना तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डेट स्पेसिफिक बता दूंगा कि कब फोर्स में आया था। ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं इतना क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके। बट जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या चीज़ है। ओके।
पहला आया था अमेंडमेंट नंबर 21, कब आया? 1967 के अंदर सिंधी भाषा को ऐड किया गया, जो अपने मोस्ट ऑफ गुजरात के अंदर, उत्तर गुजरात के अंदर या फिर कच्छ विस्तार के अंदर, कच्छ जिले के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे आपके सिंधी भाई रहते हैं हमारे, वो लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आया अमेंडमेंट नंबर 71 जो है आपके 1992 के अंदर, इसके अंदर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को आपने ऐड किया एज ए लैंग्वेज। फिर आपका 92 अमेंडमेंट में हमने बोडो, डोंगरी, मणिपुरी, ओके, और संथाली को ऐड किया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मणिपुरी है, यहाँ पे भी मणिपुरी है, हाँ, दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट है, ठीक है। जैसे हमारे में होता है ना कि हिंदी भी दो तरीके की होती है, एक हिंदी होती है जो मिक्स उर्दू बोली जाती है, एक हिंदी होती है जो आपकी लिटरली हिंदी बोली जाती है। तो उस तरीके से इनका भी था कि मणिपुरी भी दो तरीके की थी, तो उनको अलग अलग तरीके से ऐड किया गया, ठीक है। बाड़ो, डोंगरी, मणिपुरी और सारनाथी, ओके, या फिर संथाली कह लो। संथाली मतलब आपके मोस्ट ऑफली बिहार के राज्यों के अंदर बोली जाती है, जो आपकी मोस्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में, ओके। अब आ जाओ आपके वो अमेंडमेंट जो आपके एग्जाम प्रश्न से बहुत बार पूछ दिए है, बहुत बार। कौन सा? 73 अमेंडमेंट और अमेंडमेंट नंबर 74। 73 1992, 74 1992, क्लियर। 73 किसके लिए? तो पंचायत के लिए। किसके लिए? पंचायत के लिए। 74 किसके लिए? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, क्लियर। कौन सी अनुसूची में ऐड किया गया? तो अनुसूची आपकी 11th, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 12th, क्लियर। अब इन दोनों की डेट 24 अप्रैल को पंचायत को लागू किया था। कब किया था? 24 अप्रैल को पंचायत को लागू किया था 1993 में। कब किया था? 1993 में। ये शब्द याद रखना, यहाँ पे 1992 दिया हुआ है, पर 1992 में इसका अमेंडमेंट आया था, पर इसके ऊपर अमल कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में, एक साल के बाद। वो डेट याद रखना, क्लियर। तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट नंबर 73, ये हो गया अमेंडमेंट नंबर 74, ओके। अब आ जाओ आपका अमेंडमेंट नंबर 84। 84 में क्या कहा है पता है? जो आपका 2002 में आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो अभी हमारी राइट नाउ पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी सीटें हैं ना, जो आपका पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, उसके अंदर जो सीटें दी हुई ना, वो 2026 तक सीटें रहेंगी। कब तक रहेंगी? 2026 तक वो सीटें रहेंगी। उनमें इनको बढ़ाना हो, इनको घटाना हो, कुछ भी करना हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो अभी। इनको आप 2026 तक जैसे चल रहा है ना, वैसे चलने देंगे। 2026 के बाद आपको उसमें कोई चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो, क्लियर। 86 अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या कहा है? राइट टू एजुकेशन के लिए क्या कह दिया? राइट टू एजुकेशन। उनमें आर्टिकल कौन सा ऐड किया? 221A। किसको? 21A को ऐड किया गया, क्लियर। अमेंडमेंट नंबर 86, साल कौन सा? 2002, क्लियर। उसके बाद उसमें एक और चीज कही गई थी कि 6 साल से 14 साल तक बच्चों को सबको लीगल एजुकेशन देना ही कंपलसरी कर दिया कि भाई आपको उन लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, क्लियर। अब आया आपका एक और आर्टिकल, जो आपका मैंने जब पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री पढ़ाया था ना, जब मिनिस्टर को पूरा टॉपिक ऐसे पढ़ाया था ना, उस टाइम पे मैंने कहा था कि अमेंडमेंट नंबर 91, कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15% बैठ सकते हैं। कितने? और यही सेम चीज आपकी ये सेम चीज आपकी राज्यसभा के अंदर भी होती है, क्लियर। बट यहाँ पे हमको राज्यसभा को छोड़ के हमने लोकसभा का प्रेफर किया था कि कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के अंदर सिर्फ 15% ही बैठेंगे, उनसे ज़्यादा आप नहीं बिठवा सकते उनके अंदर, क्लियर। अमेंडमेंट नंबर 99, इसमें आपको क्या कहा था कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके अंदर यह कहा था कि जो जज लोग की अपॉइंटमेंट होगी ना, वो इसके रूल के अकॉर्डिंग होगी, जिसके अंदर आपका एक मिनिस्टर बैठेगा, 2-3 आपके जज बैठेंगे, फिर अपोनेंट पार्टी का कोई जज बैठेगा, उस अपोनेंट पार्टी का कोई लीडर बैठेगा, उसके बाद जो आपकी आम जनता होगी उसमें से आपके 2-3 लोग बैठेंगे, फिर आपके ह्यूमन राइट्स वाले बैठेंगे। तो बहुत सारे प्रावधान दिए हुए थे। उनको कहा गया कि भाई नहीं, उनको हम कैंसिल करेंगे और हम लोग क्या चलाएंगे? कॉलेजियम सिस्टम, जिसके अंदर आपके बैठे होते हैं मोस्ट सीनियर 5 जज, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे कोई जज को अपॉइंट किया जाता है, क्लियर। ये आपका अमेंडमेंट नंबर 99 में था। अमेंडमेंट नंबर 100 आपको याद रखने की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि देखो ये मोस्ट ऑफ सिनेरियो के अंदर पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभार पूछ लिया, क्योंकि देखो रिसेंटली कुछ विवाद हुआ था और कुछ को चेंज किया गया था, तो आपके उस एग्जाम प्रश्न से भी करंट अफेयर में आ सकता है। कौन सा? अमेंडमेंट नंबर 100, जिसमें क्या कहा था कि इंडिया बांग्लादेश का विवाद। क्या है? इंडिया बांग्लादेश वाला विवाद। क्यों? जब इंडिया यहाँ का जो हिस्सा है ना,
यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ इंडिया है। तो जब इनको बंटवारा किया गया तो बहुत सारे गाँव को यहाँ शिफ्ट किया गया, यहाँ से कुछ बहुत सारे गाँव को यहाँ शिफ्ट किया गया। क्लियर। तो उसी के बिटवीन में हमने इंडिया बांग्लादेश का एक अमेंडमेंट बनाया, जो अमेंडमेंट आपका 100 था। फिर आया आपका अमेंडमेंट नंबर 101 और 122, वो दोनों के दोनों आपके जीएसटी के लिए, पर आपको याद रखना क्योंकि जीएसटी का बिल ये था, 122 आपका बिल था और 101 में इसकी रिकमेंडेशन थी। क्लियर। उसके बाद उसको पास करते 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 122 तक पहुंच गए थे हम लोग। तो आपको इतना याद रखना है कि जीएसटी से रिलेटेड आपको 2 आर्टिकल दिए होंगे, 101 या 122। तो 122 आपका बिल था और उसकी रिकमेंडेशन 101 में आई थी। क्लियर। ये आपको सिंपल याद रखना है। फिर आपको एक और चीज़ आई कि 124 वो चीज़ें थी कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रिफर नहीं दिया गया था, पर उनको बाद में लाया गया। किस तरीके से कि जब लोगों ने इसका मुद्दा उठाया था कि भाई 65 अमेंडमेंट में आपने एससी को छूट छाट दे दी, 89 के अंदर आपने एसटी को दे दिया, 123 के अंदर आपने ओबीसी को दे दिया, तो हमने कौन सा जुर्म किया जनरल वालों ने? तो जनरल वालों को ये कहा गया कि ठीक है, 123 के बाद डायरेक्ट 124 में बोल दिया कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं, कौन सी? जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। हर भर्ती के अंदर कितना मिलेगा? 10% रिजर्वेशन मिलेगा। 124 अमेंडमेंट में ये कहा गया, बट उसमें 2-3 चीज़ों को प्रावधान दिया था। क्या पता है कि आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम, पूरे ईयरली इनकम, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए, और आपका जो घर है वो 10,000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। देखो मैंने एरो बनाया है कम का, क्या होना चाहिए? लेस 8 लाख से कम, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आपकी होनी नहीं चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। आपका जो घर है वो 10,000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। क्लियर। ये आपका नॉर्मल आपका प्रावधान दिया हुआ था। अब आए 125 वाले लोग आए। ठीक है, 125 अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट इसके अंदर आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को एक अलग से पावर दिया गया। क्या पावर दिया गया कि जब 73 अमेंडमेंट किया और 74 अमेंडमेंट किया तो कहीं ना कहीं लोगों के पास उतनी वस्ती थी। ये किन किन लोगों ने अपनाया? जिनके पास ऑलरेडी बहुत पब्लिक थी, बहुत पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए अपनाना ये चीज़ बहुत आसान थी कि भाई उन लोगों ने किसी गांव में जाकर बोल दिया कि भाई अब तुम अपनी खुद की पंचायत को बना सकते हो। कोई मेट्रो सिटी था उसके अंदर कह दिया कि ठीक है तुम यहाँ पे पंचायत नहीं बनाओगे, तुम यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाओगे। क्लियर। ये प्रावधान उन्होंने दिया हुआ था। बट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब उस साइड के 7 सिस्टर्स के अंदर इतनी पॉपुलेशन रहती नहीं थी। तो उन लोगों को क्या कहा गया? अमेंडमेंट 125 के अंदर ये कहा गया कि ठीक है आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत दोनों को मिक्स करके चलाओ। क्या कहा गया? दोनों को मिक्स करके चलाओ, दोनों को डिफरेंशिएट मत करो। मतलब कहीं पे भी पंचायत नहीं होगी, कहीं पे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होगा, दोनों मिक्स हो चलेंगी। क्लियर। ऐसा कहा गया अमेंडमेंट नंबर 125 में कहा गया। अब आता है आपका लास्ट जो अमेंडमेंट नंबर आया था, जो 126 आया। क्लियर। जो किसके लिए था? ST/SC रिजर्वेशन, जो भी रिसेंटली हमारा किया गया, रिसेंटली इसलिए कहा गया क्योंकि उसके यहाँ पे डेट स्पेसिफिक दी हुई है। ठीक है। क्या हुआ था? ST/SC रिजर्वेशन जो ये था ना, ये वाला इनको एक्सटेंड किया गया। किस तरीके से किया गया? तो इनको 2030 तक एक्सटेंड किया गया। इनकी डेट अब पूछी जा सकती है कि कब तक एक्सटेंड किया गया है। तो जब एक्सटेंड कर लिया हमने, प्रावधान 126 को अमल में लाया ना, जिस दिन इसको हमने चेंज किया, तब थी तारीख जनवरी 25, 2020, और उसको कब तक हमने लंबा खींचा है? तो जनवरी 25, 2030 तक। 20 से 30 याद रखो, 10 साल हमने इसको बढ़ाया। किसने बढ़ाया? मोदी जी ने बढ़ाया। कौन सा अमेंडमेंट? 126 अमेंडमेंट। क्लियर। अब आते हैं कुछ चीज़ों में आपकी सीनियोरिटी आती है। देखो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा था कि भाई आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सीनियोरिटी को लाइन में रखिए। ठीक है, तो उसमें आपके कहीं पे दे दिया था कि भाई गवर्नर, फिर प्रधानमंत्री, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा का स्पीकर। तो इनमें ये कहा गया था कि आप इनको सीनियोरिटी के हिसाब से यानी कि लाइन में रखिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है जो 8 तक जाती है, 9 तक जाती है। किस तरीके से? तो सबसे पहले आपके मोस्ट सीनियर में या फिर कुछ मोस्ट सीनियर इंसान कौन होंगे? तो प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद होंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट, फिर होंगे आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर आपके आएंगे हर एक स्टेट के गवर्नर या राज्यपाल, बट किस कैटेगरी के अंदर? अगर वो इंसान उस राज्य का है तो, मतलब अगर गवर्नर, कोई अगर यूपी का गवर्नर है, ठीक है, और वो किसी चीज़ को लेके गुजरात में आता है घूमने के लिए, तब उसकी सीनियोरिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्लियर। वहाँ पे उसको इज्जत मिलेगी,
बट उसको वहाँ पे उतनी अहमियत दी नहीं जाएंगी। क्लियर? ओके। फिर आपका 5वें नंबर पे आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। देखो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको इतना याद रखना है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट वो कहीं ना कहीं आपके आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो 5वें नंबर पे उनको रखा गया है। फिर 5A में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को रखा गया है। ओके। फिर आपका आता है 6ठे नंबर पे क्या आता है, स्पीकर, मतलब दोनों के, लोकसभा के और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों नहीं आएंगे, किसके आएंगे, लोकसभा का और विधानसभा के। क्लियर? इनको वहाँ तक रखा जाता है। उसके बाद आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वाले। क्लियर? फिर 7वें नंबर पे आते हैं आपके मिनिस्टर्स, और उन्हीं के साथ आपको दिया जाता है कि अपोनेंट मिनिस्टर, जो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं उनको भी रखा जाता है 7वें नंबर पे। फिर आपके आते हैं 7.A, किसमें, 7A। 7 में क्या होता है, आपके भारत रत्न वाले लोग हैं। क्या है, भारत रत्न वाले लोग। और उनके बाद आपका आता है 8वें नंबर पे CM और 9वें नंबर पे UPSC के अध्यक्ष। समझ रहे हो, CM से ज़्यादा वैल्यू की जाती है भारत रत्न वालों की। किसकी, भारत रत्न वालों की सबसे ज़्यादा वैल्यू की जाती है। क्लियर? तो ये आपके कुछ सीनियोरिटी के हिसाब से आपको दिखा दिया गया मैंने कि भाई इस तरीके से इनको रखा गया था। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री, फिर गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह लो या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह लो, इनको यहाँ रखा गया है। फिर स्पीकर, लोकसभा विधानसभा स्पीकर, फिर CA जाए मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे इसके अंदर आएंगे आपके। फिर आपका मिनिस्टर, फिर अपोनेंट पार्टी के लीडर्स, फिर आपके भारत रत्न वाले, उसके बाद आपके CM और उसके बाद आपके UPSC के अध्यक्ष। और उसी की तरह आपकी सारी लिस्ट लंबी है वो आपके रखे जाते हैं। बट आपको मोस्ट ऑफ इतने याद रखने, 9 लोग याद रखने जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये हो गया कुछ आपके अमेंडमेंट। ठीक है, जो आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझा दिए हैं। अब आपके 2-3 लेक्चर और बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि कौन कौन चीज़ें किस तरीके से रेट पाई जाती है, किस तरीके से इनकम टैक्स आके आपके घर में तराशी ले सकती है, मतलब IT, CBI, CAC। ठीक है, जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो सब चीज़ें आपकी ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन बॉडीज़ हैं। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया गया है बट एज ए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और बताया गया कि भाई इनका काम क्या है। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद।